गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। सो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा कुछ कारणवश हमने छोड़ दिया था। एक्चुअली बहुत सारे कॉल आ गए। आज रिजल्ट आया है फॉर एसएससी जेईई 2019। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूं, जो भी अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ। 10-15 सिलेक्शन तो ऐसे ही कंफर्म है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपने ग्रुप के उनके अभी तक जितना भी कंफर्मेशन आया है, 3 स्टूडेंट का बीआरओ में है और बाकी सबका इसमें आपका सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, ठीक है। आईआरसी डेटा इंपॉर्टेंट। इसमें मैं एक टेबल बनाऊंगा रिलेटेड टू ग्रेडियंट, ठीक है। ये टेबल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टेबल कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए एनी टाइम। तो ये हेडिंग बनाइए। अब टेबल देखिए कैसे बनेगा, कितना कॉलम आपको बनाना है। ये हो गया पहला कॉलम, ठीक है। एक, फिर दूसरा, फिर बीच में एक डाल दीजिए। यहां पे एक रो ऐसा बना दीजिए। खुद से बनाइए कॉपी पे तो इफेक्टिव रहेगा, टेबल याद रहेगा। तो देखिए जो पहला कॉलम का अपना डेटा है, इट इज टेरेन टाइप। टेरेन टाइप, रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू, रूलिंग ग्रेडियंट, फिर एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट, सॉरी लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट को आप कैसे लिखेंगे? आरजी इसको लिखते हैं कि नहीं? रूलिंग ग्रेडियंट को हम आरजी भी लिख देते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट को एलजी लिख देते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को ईजी लिख देते हैं। अब इन तीनों ग्रेडियंट में से मैंने एक रिलेशनशिप बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, सबसे बड़ा। इससे छोटा होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, इससे छोटा होता है रूलिंग ग्रेडियंट, और रूलिंग ग्रेडियंट से भी छोटा होता है मिनिमम ग्रेडियंट। इनका पर्पस भी मैंने क्लियर कट वो 1 घंटे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह के कंडीशंस के लिए हम क्या अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू कितना मैंने बोला था? फॉर कॉन्क्रीट ड्रेन 1 in 500 कॉन्क्रीट ड्रेन्स के लिए, एंड फॉर कच्चा ड्रेन मतलब ऐसे ही अगर एक्सावेटर से ड्रेन खुदवा दिए हो नॉर्मल मिट्टी में, कच्चा ड्रेन उसमें कुछ नहीं किए, तो उसके लिए ग्रेडियंट थोड़ा हाई होना चाहिए, 1 in 100। समझ गए? ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए 1 in 500 और 1 in 100 में से कौन सा ग्रेडियंट बड़ा है? ऑब्वियसली 1 in 100 बड़ा है, ठीक है। 1 in 100 ज्यादा है। चलिए टेरेन टाइप, सबसे पहला प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में आपको ध्यान रखना है जो वैल्यूज होंगे रूलिंग ग्रेडियंट के 3.3%। परसेंटेज में बता रहा हूं, डायरेक्ट याद करने में सहूलियत होगी, याद कर लीजिए। इसको परसेंटेज को कैसे हम तोड़ेंगे इसके बारे में बताऊंगा। लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है 5% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है 6.7%, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लो 5%, ये 5% कहने का मतलब क्या है? अगर आपको 1 in n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? जस्ट सिंपली क्या करिए, 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा, है ना। 20 बार में कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज 5% का मतलब 1 in 20। 1 in 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर अगर हॉराइजेंटल लेंथ है, 20 मीटर हॉराइजेंटल लेंथ है, तो 1 मीटर राइज हो रहा है। तो ये आपका रास्ता का प्रोफाइल होगा, ये होगा ग्रेडियंट। दिस इज योर रोड। चीजों को समझ गए? परसेंटेज और 1 in n इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले क्योंकि नीचे लिखना है।
दूसरा टाइप का जो टेरेन कंडीशन है वो लिखिए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन having elevation या फिर हाइट एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर 3000 मीटर above मीन सी लेवल MSL। ठीक है, ये है आपका टेरेन टाइप, मतलब माउंटेनियस या फिर स्टीप टेरेन है, वो भी क्या जो एलिवेशन है उसकी मीन सी लेवल से जो एलिवेशन है इट इज मोर देन 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर के ऊपर। अगर वहां पर आपको रोड बनानी है तो अगर वहां पे रोड बनानी है और ग्रेडियंट आप एडॉप्ट करोगे वर्टिकल, तो ग्रेडियंट जो एडॉप्ट करेंगे तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी। इसका वैल्यू बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना 5%, 6%, 7%, 5, 6, 7, ओके 1% बढ़ते चलेगी बस, 5%, 6%, 7%, समझ गए। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा रो। अब रो नंबर 3 यहां पे लिखिए, रो नंबर 3 लिखिए सेम माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन, आगे लिखिए having elevation lower than 300, सॉरी, या फिर इसको ऐसे नहीं करते, इसको काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे माउंटेनियस नहीं होगा, थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए। रो नंबर 3 में लिखिए टेरेन टाइप स्टीप टेरेन having elevation up to 3000 meter above MSL, above mean sea level, steep terrain having elevation up to 3000 meter above MSL। इसके लिए जो ग्रेडियंट की वैल्यू है ये भी बड़ा सिंपल है, याद करने में बहुत इजी है, याद रखिएगा यहाँ पे 6% से शुरू होगा, 6%, 7%, 8%, 6, 7, 8, समझे क्या। तो बड़ा सिंपल सा टेबल है, याद हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला रो आपको याद करना, उसके बाद दोनों रो तो बड़ा सिंपल है। अब इस टेबल को जरा देखेंगे तो कुछ मालूम हो रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है क्या। एक तो टेबल बना लीजिए कॉपी पहले, फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ बोलते रहता हूँ। टेबल को देखिए आप दूसरे वाले रो को देखिए और तीसरे वाले रो को देखिए। दूसरे वाले रो में जो डेटा लिखा है, क्या लिखा है, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर, और उसके नीचे वाले में क्या लिखा है, स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन अप टू 3000 मीटर अबव MSL। मतलब माउंटेनियस में मतलब 3000 मीटर के ऊपर वाला बात लिखा है रो नंबर 2 में, और 3000 मीटर के नीचे वाला बात लिखा है रो नंबर 3 में, ठीक है। अब देखो मेन जो चीज मैं आपको पॉइंट आउट करवाने के चक्कर में हूं वो है ग्रेडियंट का वैल्यू किस केस में कितना है। देखिए रो नंबर 2 में जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो है 5, 6, 7, और रो नंबर 3 में ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, कितना, 6, 7, 8, ठीक है। अब मेरे को बताओ एलिवेशन के रूप में, एलिवेशन के टर्म्स में कौन ज्यादा, मतलब कौन ऊपर है। ऑब्वियसली सेकेंड वाले रो में जो डेटा दिया है इससे हमको यही मालूम होता है कि माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन, ये 3000 मीटर के ऊपर है ना, ये 3000 मीटर तक, ओके। तो जैसे जैसे आपका एलिवेशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ओके, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल खास करके कम होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ऑक्सीजन लेवल आपको इफेक्ट करता है, उसी तरह से गाड़ी का जो ईंधन है
उसको भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका फ्यूल बर्निंग में भी ये प्रभाव डालता है। जब फ्यूल बर्निंग में प्रभाव डालता है, फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है, तो व्हीकल को उतना पावर जनरेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर व्हीकल को उतना पावर जनरेट नहीं हो पा रहा, वो उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो मान लो हाई एलिवेशंस पे अगर आप हाई ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या आपका व्हीकल का पुलिंग कैपेसिटी रहेगा? नहीं, व्हीकल का चूंकि पावर वहां पे आपको मालूम है कि डिक्रीज होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली वहां पे जो ग्रेडियंट आप दोगे वो थोड़ा कम मेंटेन करेंगे एज कंपेयर टू लोअर लेवल्स, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन अप टू 3000 मीटर अबव एमएसएल, उसमें आपको ग्रेडियंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, 6%, 7%, 8%, है ना? लेकिन जैसे ही 3000 मीटर के एलिवेशन से ऊपर है, आपको ग्रेडियंट का वैल्यू कम होना शुरू हो गया, 5%, 6%, 7%। मतलब एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्रेडियंट का वैल्यू वैसे वैसे कम होते चलेगा। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, है ना? इस पॉइंट, इस टेबल को बना लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं, इस पॉइंट को एज ए नोट लिखवा देता हूं सबसे पहले। क्या है? ओके, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट बना के, एट हायर एलिवेशन प्रोवाइड लेसर ग्रेडियंट वैल्यू because due to low oxygen availability, burning of fuels is less, so pulling efficiency of vehicle decreases। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको रीजन पूछेगा। ओके, आखिर क्यों ऐसा हायर एलिवेशन पे हम ये लो प्रोवाइड करेंगे, कहीं पर भी पूछ लेगा, बेसिक सी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया, इधर उधर पूछ लिया, कहीं पर भी पूछ लिया। फिर चांद को देखोगे, क्यों? मालूम नहीं है, क्यों? पढ़े नहीं है। अरे कॉमन सेंस की बात है बाबा, ठीक है? तो दिस इज योर केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट एंड ऑल। तो आपका इसी के साथ ग्रेडियंट की कॉन्सेप्ट खत्म हो गई। अब हम एक नया टॉपिक इसी में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ेंगे और वर्टिकल कर्व को डिजाइन करेंगे। हेडिंग बनाइए, ग्रेड कॉम्पेंसेशन। देखिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सुनिए। ग्रेड कॉम्पेंसेशन, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि हमको ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्यों करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रेड कॉम्पेंसेशन मतलब ये हिल रोड में, हिली रोड्स में खास करके किया जाता है। मतलब कोई पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ है मान लो, इस पहाड़ी इलाके में, ऐसा बहुत पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में आपने रोड बनाया है, ठीक है? आपने क्या किया है? रोड बनाया, ऐसा कुछ। तो ये रोड में ऑब्वियसली आप एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे। सो जो ग्रेडियंट आपका आईआरसी कहता है, अकॉर्डिंगली आप वो ग्रेडियंट अडॉप्ट करके वो प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन होगा क्या कि आपका जो गाड़ी है ना, एट सम लोकेशंस, जो ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू आईआरसी, उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो गाड़ी उस रोड के ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसको उतना पावर ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें कुछ ग्रेडियंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, कंपनसेट करना होगा, है ना? इसी को हम कहते हैं ग्रेड कंपेंसेशन। अब ये ग्रेड कंपेंसेशन बेसिकली क्यों होगा? बेसिकली तब होता है जब ऑन हिल रोड्स, है ना, मतलब पहाड़ी रास्तों पे, एक तो आपका वर्टिकल कर्व भी है, मतलब ग्रेडियंट है, दूसरा उसी के साथ अगर हॉराइजेंटल कर्व भी आ गया, समझ रहे हो? मतलब एक तो ऊंचा भी वो चढ़ना है गाड़ी को, ठीक है, साथ ही साथ घूमना भी है, तो उसको और ज्यादा उसका पावर लग जाएगा, है ना? तो हो सकता है कि वो ग्रेडियंट जो आप प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू डिजाइन ग्रेडियंट, क्योंकि उसका पावर तो एक तो चढ़ने में और घूमने में लग रहा है, ठीक है, मतलब जो भी वो पावर लगा रहा है उसका कुछ ना कुछ लॉस हो जा रहा है ना? तो हो सकता है कि उसका पावर रिड्यूस हो जाए, और इतना रिड्यूस हो जाए कि वो ग्रेडियंट को प्रॉपरली चढ़ नहीं पाए, स्मूथली चढ़ नहीं पाए। इसलिए हमको ग्रेड को कंपनसेट करना होता है ना? इट इज बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल कर्व इन कॉम्बिनेशन एट हिल रोड लोकेशंस, पहाड़ी इलाकों में। जनरली ये पहाड़ी इलाके के लिए होता है, ठीक है? तो
आखिर ये कॉम्बिनेशन है किसके किसके कारण, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे ऐसा क्या हो रहा है, देखिए इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको बताया था। मान लो ये गाड़ी है, ओके, तो ये जो गाड़ी है इसका ये चक्का हो गया, जस्ट ए मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्सल दिख रहा है, इसमें जो ये फ्रंट एक्सल है इट इज योर डायरेक्शन एक्सल, डायरेक्शन एक्सल, और ये जो रियर एक्सल है इट इज योर पावर एक्सल। अब स्ट्रेट रोड पे जो पावर एक्सल है, पावर एक्सल जो पावर लगा रहा है वो एकदम सीधा लगा रहा है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं टी, मतलब ये जो गाड़ी जो पावर लगाता है ना, ये चीज होती है टी, है ना, वो एकदम सीधा लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, मतलब गाड़ी के एक्सिस के लॉन्ग है, गाड़ी के डायरेक्शन में है। लेकिन कर्व रोड पे, जो रोड कर्व होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्सल है, तो पहला वाला जो व्हील है वो इस तरह से कुछ इसका डायरेक्शन चेंज होता है, समझ रहे। और पिछला व्हील आपका वो तो डायरेक्शन एक्सल नहीं है, वो तो पावर एक्सल है, पिछला व्हील आपका रह जाएगा ऐसा ही, और पिछला व्हील लगा रहा है पावर, है ना, पिछला व्हील लगा रहा है आपका पावर। तो आपका बेसिकली जो पावर लग रहा है यहाँ पे, वो पिछला व्हील जो लगा रहा है वो स्ट्रेट एक्सिस, इस एक्सिस में लगा रहा है कि नहीं, ये आपका ट्रैक्टिव फोर्स टी, जो पिछला व्हील से आपको पावर मिल रहा है, रियर एक्सल से जो पावर मिल रहा है। लेकिन आप जब कर्व लोकेशन पर हैं, जब आप कर्व लोकेशन पे हैं, तो आपको पावर किस डायरेक्शन में चाहिए, आपको पावर चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो पावर मिलता है वो कितना मिल रहा है, वो आपको कुछ कम मिल रहा है। लेट्स सपोज जिस डायरेक्शन में आपको गाड़ी मुड़ रहा है, मतलब ये फ्रंट एक्सल जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है, इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन का एंगल है इसके बीच का अल्फा। तो इस डायरेक्शन में पावर आपको कितना मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो कितना होगा, वो होगा टी कॉस अल्फा। वो कितना होगा, वो होगा टी कॉस अल्फा। सो मेरे को ये बताओ, आपका गाड़ी एक्चुअली कितना पावर जनरेट कर रहा है, टी, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मुड़ रहे हो उस डायरेक्शन में आपको कितना पावर अवेलेबल है, कर्व लोकेशन पे, टी कॉस अल्फा। हाँ सुन रहे हो ना, बात को समझिए, उस डायरेक्शन में कितना अवेलेबल है, टी कॉस अल्फा। मतलब कुछ ना कुछ रिडक्शन हुई क्या, कुछ ना कुछ रिडक्शन हुई है पावर में, ट्रैक्टिव एफर्ट में। अब वो रिडक्शन कितना हुई है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर वो तो हुआ टी माइनस टी कॉस अल्फा, कर देंगे तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से टी कॉमन निकालो, क्या निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला आप किताबों में देखते हो, घूमते फिरते रहता है इधर उधर, समझ रहे हो बात को जी, ये फॉर्मूला किताब में इधर उधर घूमते फिरते रहता है। तो ये जो चीज, इतना जो पावर में लॉस हो रहा है, इसको हम कर्व रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व रेजिस्टेंस। मतलब ये बेकार है, ये खत्म हो गया, ये उस गाड़ी का किसी काम में यूज नहीं हो रहा, वो पावर उतना का फालतू गया। तो ये पावर जो इतना फालतू गया, क्यों गया, कर्व के ऊपर जब गाड़ी घूमने का कोशिश कर रहा है, तब उसका इतना ट्रैक्टिव एफर्ट, जो भी वो पावर लगा रहा था उसका रियर चक्का, मतलब पिछला वाला एक्सल, तो इतना का उसका खत्म हो गया पावर, समझ रहे। तो कर्व रेजिस्टेंस आ गई। और मैक्सिमम गाड़ी इंडिया में जो चलती है उसमें जो एक्सल पावर लगाता है वो रियर एक्सल ही होता है, रियर एक्सल को ही हम पावर एक्सल कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, उसी को हम पावर एक्सल कहते हैं, किसको, रियर एक्सल को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर एक्सल, आपका डायरेक्शन एक्सल जो है वो खुद पावर एक्सल होता, मतलब पहला वाला जो एक्सल है उसी से पावर जनरेट होती, जो कि होता नहीं है, तो यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस होता भी तो पावर लॉस नहीं होता, मतलब कर्व रेजिस्टेंस नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में आपका चक्का घूम रहा है उसी डायरेक्शन में पावर आपको मिल रहा है, जितना भी गाड़ी डेवलप कर रहा है उसी डायरेक्शन में पावर डेवलप कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर फ्रंट एक्सल जो डायरेक्शन एक्सल है वो अगर पावर एक्सल होता तो क्या कर्व रेजिस्टेंस होती, नहीं होती। लेकिन ऐसा जनरली नहीं है, आप ट्रक वगैरह जो भी देखेंगे इंडिया भर में, उसमें पावर एक्सल, पीछे वाले एक्सल को ही पावर एक्सल कहते हैं, वहीं से पावर मिलता है, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो
अगर ऐसा है तो कर्व रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे ही जब गाड़ी आपकी घूम रही है तो इस तरह का उसका पावर लॉस हो जा रहा है, जो भी टोटल पावर वो जनरेट कर रहा है। नाउ अगर मान लो ऐसा कई कंडीशन है कि एक तो वर्टिकल कर्व भी है, उसको ऊपर भी चढ़ना है, फिर गोल भी घूमना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर गोल घूमना है, फिर ऊपर चढ़ना है, तो कितना पावर लॉस होते चलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम ग्रेडियंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हम जुल्म नहीं कर रहे हैं एक तरह से गाड़ी के ऊपर? जो भी गाड़ी को उस रोड पे चला रहे हैं उसके ऊपर जुल्म करने जैसा कुछ हुआ, अत्याचार टाइप का। इसलिए जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे वहां पे हमको सोच समझ के व्हीकल का पुलिंग पावर को मद्देनजर रखते हुए उसको कंपनसेट करना होगा, है ना। ऐसे लोकेशंस पे जहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व एक साथ आ जाए, क्या समझे? ठीक है, तो ये जनरली इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको हिली रोड्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपका एक तो ग्रेडियंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, आप देखिए ना 5%, 6%, 7%, 6%, 7%, 8% तक ग्रेडियंट होता है पहाड़ी इलाकों में। तो 8% तक ग्रेडियंट, उसके ऊपर कर्व भी आ गया, तो वहां पे कंपनसेशन करना होता है ग्रेड को। तो इसी चीज को कहते हैं ग्रेड कंपेंसेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया मोटा मोटी? लिखिए लिखिए, when there is a horizontal curve in addition to gradient, then the resistance to the tractive force increases due to presence of both curve and grade. IRC suggests that under such situation grade must be compensated so that pulling power of vehicle is not compromised. Pulling power of vehicle is not compromised. क्या समझ में आया? ठीक है, आईआरसी कहता है कि आपको ग्रेड में कंपेंसेशन करना होगा। अभी आप बोलोगे सर ऐसा है कि कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व होने के कारण जो ट्रैक्टिव फोर्स में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो तो ज्यादा टर्निंग लेने के कारण बढ़ रही है, क्योंकि वहां कॉस अल्फा का कंपोनेंट है, तो अल्फा ज्यादा मतलब कॉस का कंपोनेंट ज्यादा, है ना। अल्फा ज्यादा तो कॉस का कंपोनेंट ज्यादा। तो अगर टर्निंग रेडियस आपका ज्यादा है ना, तो अगर ज्यादा एंगल से टर्न करना है तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ज्यादा लॉस हो जाए। तो क्यों सर मैं ऐसा करूं कि मतलब अल्फा को ही कम करने का कोशिश करूं, बहुत कम करने का कोशिश करूं। अल्फा को कम करने का कोशिश करने का क्या मतलब है कि हम ये करेंगे कि कर्व जो है बहुत बड़ा बना दें, मतलब रेडियस उसका बहुत ज्यादा दे दें। अगर ऐसा टोपोग्राफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो हम हॉरिजॉन्टल कर्व को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल कर्व को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसका किसी भी प्रॉपर्टी को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। हम डिस्टर्ब किसको करेंगे? ग्रेडियंट को। समझ में आ रहा है? हम ग्रेड को कंपनसेट कर देंगे, ग्रेडियंट को कम कर देंगे, ताकि हॉरिजॉन्टल कर्व के होने के कारण जो नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान तो हो रहा है और ग्रेडियंट हो रहा है, ग्रेडियंट भी प्रेजेंट है, तो वो हो सकता है कि गाड़ी चढ़ ना पाए, इसलिए हम ग्रेडियंट को ही कंपनसेट कर देंगे, कम ग्रेडियंट रखेंगे। समझ में आ रहा है?
हॉरिजॉन्टल कर्व को यहाँ किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इस बात को ध्यान रखना। सो दैट पुलिंग पावर ऑफ, और एक पॉइंट कि यहाँ पे क्या ध्यान रखा है, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल इज नॉट कंप्रोमाइज्ड, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से ग्रेड को कंपनसेट किया जाना है। ओके, आगे लिखिए उसी में नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेड कॉम्पेंसेशन is only required when there is presence of horizontal curve along with vertical curve। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, IRC suggests that grade compensation is not required for grade flatter than 4%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझिए। IRC कहता है कि आपका, सबसे पहले तो ये बोला कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व प्रेजेंट होगा वर्टिकल कर्व के साथ तभी ग्रेड कॉम्पेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि ग्रेड कॉम्पेंसेशन की जरूरत हमको तब है जब आपका ग्रेडियंट 4% से अधिक हो, मतलब 5% हो, 4.5% हो, तभी आपको ग्रेड को कंपनसेट करना है। अगर ऑलरेडी 4% से लेस है आपका ग्रेडियंट, जैसे 3.9% है, तो क्या इस केस में हम ग्रेड कंपनसेशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे? नो, जरूरत नहीं है हमको ग्रेड को कंपनसेट करने की, क्योंकि वो ग्रेडियंट ऑलरेडी कम है। तो 4% से अगर अधिक ग्रेडियंट है तो हमको कंपनसेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे देखिए। तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकालने के लिए IRC ने हमको एक फॉर्मूला दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये आप निकालो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 30 प्लस R/R इन परसेंटेज। यहाँ पे R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, अगर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व मीटर में। ठीक है, उसके बाद कहा कि ये जो आप निकालोगे ग्रेड कॉम्पेंसेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, हमको सबसे पहले ये फॉर्मूला को यूज करना है ग्रेड कॉम्पेंसेशन को निकालने के लिए। इस फॉर्मूला को यूज करके जो भी ग्रेड कॉम्पेंसेशन हमने निकाला, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R%। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R%। मतलब क्या हुआ कि ये जो 75/R% के अकॉर्डिंग जो भी आपका ग्रेडियंट निकलेगा, जो भी आपका वैल्यू निकलेगा, इट इज योर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन। मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन मतलब आप किसी भी केस में इस वैल्यू से ज्यादा ग्रेड को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप जब भी ग्रेड कॉम्पेंसेशन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला 30 प्लस R/R को अप्लाई करके परसेंटेज में ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकालने के बाद, ठीक है, हमको 75/R भी निकालनी होगी। ये निकालने के बाद हमको चेक करना है कहीं इस फॉर्मूला से जो वैल्यू निकाला वो 75/R से जो वैल्यू निकाला उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो हम ये वाला वैल्यू यूज कर लेंगे 75/R, इसको एडॉप्ट कर लेंगे। अगर ज्यादा नहीं है
तो जो वैल्यू यहां से आया 30 प्लस आर बाय आर से, इसको यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? वो परसेंटेज में यूज करेंगे, ठीक है। वो किस में यूज करेंगे? परसेंटेज में। अब देखिए, तो ये आप ग्रेड कॉम्पेंसेशन आपने निकाल लिया अभी। ओके, तो यहाँ पे एक और नोट बना के लिख सकते हो तो लिख लीजिए, या फिर यहीं पे आप समझ गए होंगे तो समझ जाइए। यहाँ पे लिख दीजिए मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन कितना हो सकता है? 75 बाई आर परसेंटेज, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज समझ में आई, ये बात, ठीक है। तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड हम कैसे निकालेंगे? कॉम्पेंसेटेड ग्रेड तो सिंपल है, कॉम्पेंसेटेड ग्रेड विल बी इक्वल टू जो ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे 4.5%, 5%, जो भी ग्रेडियंट आपको दिया है, माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन जो आपने निकाला अभी। समझ गया? तो इस तरह से आप कॉम्पेंसेटेड ग्रेड को निकाल देंगे। निकाल दिया, आपका आंसर हो गया, प्रोवाइड कर दिया आपने इतना। समझे? तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है, बेसिकली एक तो कॉन्सेप्ट है कि क्यों किया जाता है, नहीं किया जाता, वो तो बहुत जरूरी था। उसके अतिरिक्त जो आपको याद रखने वाली चीज है वो क्या है? ये वाला फॉर्मूला 30 प्लस आर अपॉन आर, ये परसेंटेज में, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर परसेंटेज। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कॉम्पेंसेशन किसी भी रूप में कितना? 75 बाई आर परसेंटेज। मतलब इससे ज्यादा ग्रेड कॉम्पेंसेशन आप कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज 30 प्लस आर बाय आर, कोई एक कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग 30 प्लस आर बाय आर आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 1.5%, ठीक है। और आपने उसी केस में 75 बाय आर परसेंटेज को यूज करके कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आ गया आपका 1.4%। तो हम मेरा जो ग्रेड कॉम्पेंसेशन होगा इस केस में वो कितना होगा? 1.4। क्यों? ये तो ज्यादा है ना, 30 प्लस आर बाय आर ये ज्यादा है, 1.5 है, और आईआरसी कहता है कि 1.4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम हम कितना कंपेंसेट कर सकते हैं? 1.4%। इससे ज्यादा कंपेंसेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये एक केस हुआ। मान लो दूसरा केस ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि आपने 30 प्लस आर बाय आर वाला जो फॉर्मूला है, इसको यूज करके आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 2%, ठीक है। ये कितना आ गया? 2%। नाउ 75 अपॉन आर वाला फॉर्मूला को यूज करके किया है कैलकुलेशन, इसमें से आ गया सेम क्वेश्चन में 2.5%। तो इसमें मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन आप कितना कर सकते हैं? 2.5%। लेकिन आपने जो अभी कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट कितना किया है? 2%। मतलब ये 2% आपका रिक्वायर्ड है ना। इतना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यही मतलब। तो हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन इस क्वेश्चन में, इस केस में कितना अडॉप्ट करना है हमको? फिर 2%। ये समझ में आया? ओके, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अब अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, बस छोटा सा वीडियो लेक्चर वो भी होगा, क्योंकि मैं वर्टिकल कर्व का डेरिवेशन नहीं करूंगा। मुझे आता है सब, मुझे सब आता है, लेकिन आपका जरूरत का नहीं है, ईएस में भी जरूरत का नहीं है, एसएससी में जरूरत का नहीं है, किसी में जरूरत का नहीं है। उसका डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बेसिक लॉजिक के साथ मैं वर्टिकल कर्व के बारे में बताऊंगा, जैसे समिट कर्व के बारे में बताएंगे, आइडियल समिट कर्व क्या होता है, नहीं होता है, सब बताएंगे। जरूरत पड़ेगा, मूड होगा मेरा तो मैं डेरिवेशन भी करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट का गेम है, ठीक है। वर्टिकल कर्व, वैली कर्व अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? एवरग्रीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, so good luck, have a nice day, take care, see you in the next video class of vertical alignment. होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर को सब्सक्राइब करिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन पढ़ने को मिलेगा, सेम यही स्टैंडर्ड से। थैंक यू।